मैंने आपको मोशन एंड फोर्स और वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर्स में फोर्स के बारे में जिक्र किया था। अब अगर फोर्स के डायनेमिक थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो हम सब हर रोज कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक ओपन एरिया वाले इंटरफेस में हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स के जरिए हम जो है वो पुल करते रहते हैं। सॉलिड्स में फोर्स अप्लाई करने के एग्जांपल्स जैसे दीवार में खीला ठोकना, उस बॉटल से जो है वो ऊपर से पानी पीना, एंड ये विंड पाइप में जो है वो प्रेशर अप्लाई करना, जैसे मैं ये बांसुरी है वो जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के एरिया इंटरफेस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसे प्रेशर कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और आज जनरल नॉलेज के सिलेबस के हिसाब से बेसिक फिजिक्स में मैं एज ए इंजीनियर कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माय नेम इज राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने बेसिक फिजिक्स का चैप्टर 7 प्रेशर का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। करेंटली मेरी चैनल की दूसरी सीरीज बेसिक फिजिक्स रन कर रहा हूँ। अब तक मैंने 13 वीडियोस यानी 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऊपर ग्लोइंग आइकॉन में बेसिक फिजिक्स की लिंक है, उसे हिट करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जिस अर्थ के इकोसिस्टम पर हम रहते हैं उसमें से अगर कोई भी चीज़ पर एक पर्टिकुलर एरिया या फिर जगह या फिर स्पेस घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। ये चीज़ हम बचपन में पढ़ते हैं। ये मैटर जो आंखों के सामने दिखाई देती है, यानी कि हम फिजिकली महसूस करते हैं, वो ये 3 चीज़ आपको जो है वो दिखाई देती है। मगर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जनरल नॉलेज जो मैंने पढ़ा है उसमें जो है वो कुल मिला के 6 मैंने जो है वो देखा है। 3 और फिजिकल क्वांटिटीज उसमें जो है वो होती है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट और चेन मेल्टेड स्टेट। मगर जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई नो कि करोड़ों व्यूवर्स में कोई टीचर भी हो सकता है, कोई एजुकेटर भी हो सकता है, कोई कॉमेडियन भी हो सकता है, या कोई वीलॉग क्रिएटर हो सकता है। अभी मैं जो कहूँगा हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, पर मैं जो अभी आपके सामने जो बताऊँगा वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई है, वही चीज़ों को इस चैनल के ज़रिए मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो प्रेशर का मतलब दबाना नहीं होता है, खींचना भी होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये टेंशन फोर्स का मतलब यानी टेंसाइल फोर्स का मतलब तो खींचना होता है। वो ये बंदा जो है वो खींचने को प्रेशर क्यों कह रहा है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं इस पीवी लॉग में क्यों कह रहा हूँ। आप प्लीज़ इस पीवी लॉग में मेरे साथ बने रहें। अगर मैं सॉलिड्स के बारे में बात करता हूँ तो उसमें एक चीज़ ही कॉमन होती है, वो है इलास्टिसिटी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मटेरियल इंटरफेस हार्ड होने के कारण एक नेल बोले तो खीले पर हथौड़े के जरिए जोर से फ्लैट सरफेस पर अगर मारते तो उस खीले का नुकीला वाला हिस्सा दीवार के अंदर चला जाता है। ऐसे तो मटेरियल साइंस के कई सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में सेक्शन 1 जो कि जनरल एबिलिटी होता है, उसके अंदर मटेरियल साइंस सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम सब कई सारे मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। जैसे इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन पे इस तस्वीर में आप अजीब अजीब शब्द देख रहे हैं। बट हे, घबराइए नहीं, आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज वर्ड्स राइट नाउ बिकॉज दिस चैनल इज अबाउट जनरल अवेयरनेस। ऑन सम डे I will explain these topics in a new series of the material science which I had planned in the future. But अभी के लिए कुछ शब्दों को इस्तेमाल करूँगा जो बेसिक जनरल नॉलेज से संबंध रखते हैं। और सेक्शन 2 जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कहलाता है, 4 ब्रांचेस में से 2 ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके अंदर भी एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, मटेरियल साइंस। बट इस मटेरियल साइंस में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू द ईसी इंजीनियरिंग, सो इट्स ऑल्सो माई सब्जेक्ट टू। तो इसका भी अलग सा स्पेशल सीरीज़ आपको समझाने का मेरा फ्यूचर प्लान है। बट बेहतर है कि अभी बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड ही आपको टॉपिक समझाओ। अगर मैं लिक्विड्स पर प्रेशर अप्लाई करने की बात करूं तो उसके अंदर फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी और विस्कोसिटी जैसे टॉपिक्स आते हैं। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई फोर्टे, बट
Being as a general knowledge aspirant and engineering aspirant, it is my privilege to show all about it. और गैसेस में प्रेशर एप्लीकेशन की बात करूं तो उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जाहिर है कि इस प्रेशर चैप्टर के भी मुझे 2 हिस्से करने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में प्रेशर एप्लीकेशन इन सॉलिड्स के बारे में बात होगी। सोचा तो यही था कि मैंने मतलब इस मीडिया आर्ट में अपने इस टाइटल का नाम प्रेशर इन सॉलिड्स दूँ, बट जो बेसिक फिजिक्स सीरीज़ में अब तक की जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है 2 महीने से, आई डोंट वांट टू मेक इट लुक बैड। सो प्रेशर पार्ट 1 ही जैसा मीडिया आर्ट में बताया हूँ वही सही है। तो चलिए मैं डायरेक्टली मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ। एक बार फिर से प्रेशर ऑन सॉलिड्स के एग्जांपल्स इन द डेली लाइफ की अगर मैं बात करूँ, बैग्स और सूटकेस, बड़े कैरिंग स्पेस, भारी चीज़ को उठाने के लिए अगर मान लीजिए उसमें छोटा सा हैंडल दिया हो तो क्या होगा? जाहिर है कि उस हैंडल में आपका पाम को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसे उठाने में, एंड आपकी उंगलियां दर्द करने लगेगी। इसलिए उन सूटकेस एंड बैग्स में हैंडल एरिया ज़्यादा दिया जाता है, बोले तो ब्रॉड हैंडल्स, जिसके कारण उस एरिया का आपके हाथ पर कम प्रेशर लगेगा और आप उसे अच्छे से उठा सकेंगे। प्रेशर ऑन सॉलिड्स के दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, ट्रेन का वज़न बड़े एरिया में फैलता है ताकि ट्रेन का रेलवे ट्रैक पर कम प्रेशर लगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े लकड़ी के स्लीपर्स लगाए जाते हैं, पुराने ज़माने में लगाए जाते थे। आज के ज़माने में स्लीपर्स, जिसको कभी कभी टाइज भी बोला जाता है, वो चीज़ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से बना रहता है ताकि पूरा का पूरा लोड और ट्रेन की रफ्तार जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा पीईसी कंक्रीट झेल ले। खीले में एक एंड पॉइंटेड होता है और दूसरा एंड फ्लैट डिस्क में रहता है। फ्लैट एरिया पर हथौड़े से पॉइंटेड एंड को दीवार में लगाकर हिट करते हैं तो वो खीला दीवार वाले एरिया के अंदर चला जाता है, क्योंकि उस खीले की नोक का एरिया बहुत कम होता है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया, तो जितना कम एरिया होगा तो उतना ज़्यादा उस नुकीले एंड का प्रेशर ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए खीले का फ्लैट एंड को दीवार में घुसाने की कोशिश करें और नुकीले एंड को हैमर से हिट करेंगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि खीले का फ्लैट सरफेस है। दैट इज़ द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ हाई, हेंस द प्रेशर ऑन नील विल गेट लो। अब तक मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं प्रेशर इन द सॉलिड्स के, उसमें एक ही चीज़ कॉमन है, 90 डिग्री का एंगल। फिर चाहे वो उठाने का फोर्स हो या फिर दबाने का। अगर मान लीजिए किसी और एंगल से अगर मान लीजिए ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? आपके बॉडी को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बॉडी के मसल्स में एचएस आए, बट अगर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स में अगर किसी चीज़ को आप पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दैट इज़ वाई साइंस के स्टूडेंट क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम्स हम बनाते हैं, नॉर्मल फोर्स को अप्लाई करते हैं। नॉर्मल फोर्स का मतलब एक एरो जो है वो नीचे अप्लाई करते हैं या ऊपर खींचते हैं, जिसके कारण क्या है कि कई सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो रखने के काम आती है। So these are the random 3 illustrative examples of the application of pressure in solids जो डेली लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। अब तक मैंने एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करने की बात की, पर क्या हम डेली जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं क्या? नहीं। एक मटेरियल को दबाना या खींचना प्रेशर कहलाता है। अभी तो मैं एज ए इंजीनियर हूँ तो मैं आपके सामने जो है वो क्लैरिफाई करके ये चीज़ जो है आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉमन मैन रहता तो ये सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से एक कॉमन पर्सन को एक चीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। तो एज अ कॉमन मैन अगर मैं इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ, अंदर से जो फोर्स निकलने वाली एक चीज़ जो है वो कॉमन दिखाई देती है, वो है मटेरियल के लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी एक बार उसे कैसा भी डिस्टर्ब करे तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए, जिसमें बॉडी का डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन का मतलब वो टूटे ना और वापस रीफॉर्म हो जाए। तो वो कितनी हद तक गया उसे बॉडी की इलास्टिसिटी कहा जाता है। अगर हम खींचने या दबाने से बॉडी अगर टूट जाए या डिफॉर्म हो जाए तब वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। अभी तक जितने भी स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताए वो सॉलिड और रिजिड बॉडी के एग्जाम्पल्स थे। और अगर वो बॉडी डिफॉर्म ही ना हुए, ना वो एक्सपैंड हो पाए और ना ही वो कॉम्प्रेस हो पाए, तो उस चीज़ को हम सॉलिड बॉडी कहेंगे, जिस पर हम हर रोज़ फोर्स अप्लाई करते हैं। इलास्टिसिटी की भी एक हद होती है, यानी कि कॉम्प्रेस करने और टेंशन फोर्स अप्लाई करने के बाद
वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। अगर मान लीजिए लिमिट से ज़्यादा कॉम्प्रेस या फिर टेंसाइल किया तो वो बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो जाती है। वो डिफॉर्म होने से पहले तक की वो लिमिट, जिस हद तक हम उस मटेरियल को खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अमूमन मैंने ज़्यादा बातें साउंड पार्ट 2 के पीवी लॉग में रिजिड बॉडी, यंग मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस में मैंने बताया था, बट ये प्रेशर का चैप्टर है, सो आई वॉन्ट टू डिस्कस इट वंस अगेन। बट उसका पर्सपेक्टिव अलग तरीके से होगा। जैसे किसी बॉडी को खींचने या दबाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर अपोजिंग फोर्स बॉडी के हर एक सेक्शन में लगते हैं। तो उस बॉडी के अपने एरिया पर जितना भी हमने इंटरनल फोर्स लगाया, तो उस बॉडी ने अपने अंदर से कितना फोर्स लगाया, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट प्रेशर के इक्वल होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट सेम होने का मतलब ये नहीं कहलाता है कि प्रेशर और स्ट्रेस जो है वो एक जैसे होते हैं। नो, दे आर डिफरेंट, वे मोर डिफरेंट देन ईच अदर। आइए मैं आपको इस चीज़ को डिफरेंस टेबल के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट दीज फ्री बॉडी डायग्राम्स केयरफुली। तो प्रेशर का मतलब होता है कि किसी भी एरिया पर फोर्स अप्लाई करना, और इस प्रेशर में नोटिस करना कि हम नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, मगर इधर स्ट्रेस एक अंदर का अपोज करने वाला फोर्स होता है जो सेंटर से डेवलप होता है। एज यू कैन नोटिस इन द राइट फिगर स्केच, वो नॉर्मली भी अपोज हो सकता है, वो किसी भी एंगल पर भी अपोज हो सकता है। प्रेशर का मैग्नीट्यूड किसी भी इंटरफेस पर अगर अप्लाई करते हैं हर जगह एक जैसा होगा, मगर इधर स्ट्रेस में हर इंटरफेस में किसी भी दिशा पर इंटरनल अपोजिंग फोर्स अलग अलग होता है। प्रेशर को मेजर करना आसान है, बाय यूजिंग द प्रेशर गेज वी कैन मेजर, बट इधर स्ट्रेस में कहीं से भी डायरेक्टली किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो बॉडी के अंदर से जनरेट हो रहा है ना भाई, तो इंसान इसे पता नहीं लगा सकता है। प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बोला इसका मतलब कंप्रेसिव भी हो सकता है या टेंसाइल भी, खींचने वाला भी हो सकता है। भाई इंसान तो फोर्स अप्लाई करेगा ही ना। पर इधर स्ट्रेस तरफ पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अंदर से जनरेट हो रहा है। वैसे टेंसाइल का मतलब बाहर से खींचना कहलाता है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बिकॉज कई इंटरनेट सर्च पर देखेंगे तो वो जो टेंशन फोर्स जो है, टेंसाइल फोर्स जो है, वो स्ट्रेस की तरफ बताया गया है। आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी बॉडी को आपने दोनों ओर से खींचा या फिर दोनों ओर से कंप्रेस किया, तो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच किया हुआ लेंथ और उस बॉडी की ओरिजिनल शेप की लेंथ का रेशियो को स्ट्रेन कहते हैं, जिसकी रिलेशन ये होती है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डेल एल बाय एल। वो रिलेशन एरिया का भी हो सकता है डेल ए बाय ए, वो रिलेशन वॉल्यूम का भी हो सकता है डेल्टा वी बाय वी, मगर बाय डिफ़ॉल्ट वी यूज टू कंसंट्रेट एज स्ट्रेन बाय चेंज इन लेंथ। मैंने प्रेशर की भी बात किया, मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन की भी बात किया। अब मान लीजिए बॉडी को प्लेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, टेंजेंशियली। उस बॉडी को प्लेन करने के लिए वो आपका चाकू भी इस्तेमाल कर सकते हो, नाइफ, वो आप छेनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, चिज़ल, या तो आप उसके लिए रेती भी इस्तेमाल कर सकते हो, फाइल। तो आप किसी बॉडी के प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके। तो बाहर से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण बॉडी का शेप चेंज होता है। अब वो स्ट्रेस की बजाय शीयर कहलाएगा। इसकी भी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तभी हम ऐसे ही इंग्लिश में बॉडी को शीयर करना कहते हैं। अब इस इलास्टिसिटी को जज करने के लिए सर रॉबर्ट हुक ने ये पाया था कि स्ट्रेस एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के स्ट्रेन पर। अब हमें इसको इक्वल बनाने के लिए कोई ना कोई तो साइन तो चाहिए होगा ना, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कैपिटल ई। इस कैपिटल ई को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के कारण हर तरह के मटेरियल में अलग अलग तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच वेरिएशन हम यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के सेक्शन 1 मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग में क्या प्रभाव पड़ता है, और वो रंग बिरंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का फिगर
जो मैंने बताया था वो सब हाई लेवल की चीज़ होती है, बट स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बेसिक फिजिक्स में हम 3 तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को रोज़ देखते हैं। पहला, हम किसी बॉडी को खींचते हैं तो लास्ट इलास्टिक लिमिट तक कितने अमाउंट में आपने उसको खींचा, जिससे वो खींचने के बाद वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आए, दैट्स कॉल्ड द यंग मॉड्यूलस। सेम चीज़ आपको साउंड पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर आपको लगेगा कि वो सेम चीज़ है, बट यहाँ पर अलग पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। लीनियर वेरिएशन में अगर आपको बताओ, सो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब ये कहलाता है कि फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब ये कहलाता है कि डेल एल बाय एल। y की एसआई यूनिट वैसी ही है जैसे स्ट्रेस की होती है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट में अगर देखा जाए तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियल जो है वो गैस फेज में हो, वो रबर का भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये डोरेमोन टॉय, फॉर अ वाइल फॉरगेट अबाउट द स्क्वीकिंग साउंड, और मान लीजिए कि मैंने इस रबर को दबाया। अगर जैसे मान लीजिए रिस्ट को छोड़ता हूँ मैं, अगर जैसे मान लीजिए फोर्स को अगर मैं मान लीजिए ढीला करता हूँ, रबर को अगर जैसे मान लीजिए उंगलियों को मैंने ढीला किया, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो वो कितने अमाउंट पे हमने कॉम्प्रेस करके वो जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पर आया, इसे बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। सो द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब डेल P होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब डेल V बाय V होता है। इस रिलेशन में नोटिस करना कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो B मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव बताने के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, हम किसी मटेरियल को खींचने या फिर दबाने के अलावा हम किसी चीज़ को ट्विस्ट भी तो करते हैं, मोड़ते भी तो हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, धुले हुए कपड़े हैं, उसका पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निचोड़ते हैं उनको। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल का सिलिकॉन कवर है, अगर मैं मान लीजिए इसको ज़ोर लगा के अगर मान लीजिए ट्विस्ट करता हूँ, उसकी लास्ट हद तक मैंने अगर मान लीजिए ट्विस्ट किया टूटने से पहले, तो अगर जैसे मान लीजिए हैंड रिस्ट को अगर मान लीजिए मैं ढीला छोड़ देता हूँ, उंगलियों को अगर मैं ढीला करता हूँ, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो वो लास्ट पोजीशन कितनी हद तक आपने वो मोड़ा और वापस से वो रिफॉर्म होके आया, इस चीज़ को रिजिडिटी मॉड्यूलस कहते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो ये शेप लुकिंग लाइक अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सपोज दिस ओरिजिनल पोजीशन। अब अगर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करता हूँ और मान लीजिए कि थीटा एंगल मैंने ट्विस्ट किया, तो नया शेप बनेगा। लेट्स जस्ट से A डैश B डैश C D इज द शेप एंड C D इस पर फिक्स पोजीशन दिख रहा है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन एंगुलर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस का रिलेशन फोर्स बाय एरिया होता है एज यूजुअल, और एंगुलर स्ट्रेन का रिलेशन थीटा होता है। तो ये था प्रेशर चैप्टर के अंदर पहले हिस्से में प्रेशर इन सॉलिड्स की पूरी कहानी। अब लिक्विड्स एंड गैसेस में भी तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके कारण क्या प्रभाव होता है, इसका जवाब आपको मिलेगा प्रेशर के पार्ट 2 में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे प्रेशर चैप्टर का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में मैं प्रेशर की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए हैं, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। This was Rahul Raggare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.